वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां 5 साल की बच्ची के अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बच्ची को छोड़ने के एवज में 3 लाख की फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दलादली टॉप क्षेत्र के सपारोम से गुरुवार की सुबह बच्ची का अपहरण किया गया था। मुख्य साजिशकर्ता रमेश कुमार मिश्रा हैं, जो उसके पड़ोस में ही 2 महीने से किराए पर रह रहा था। आरोपी ने शुरुआत में अपनी जान पहचान बच्ची के परिजनों से बढ़ाई और फिर मौका देखकर बच्ची का अपहरण कर फरार हो गया। एक्शन में आई पुलिस ने बिहार में गयाजी के 40 लोकेशन पर छापेमारी कर बच्ची का रेस्क्यू किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए साजिश रची गई थी। बच्ची को लेकर तकरीबन सुबह 7:30 बजे उसको अपहरण किया गया था और 7:30 बजे लेकर वो बच्ची को वहाँ से निकल गया। और ये सूचना जो थी पुलिस को मिली थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 6 घंटे के बाद में। उसके बाद भी हम लोगों ने जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस थे उसको और अच्छे से डिटेल में एग्जामिन किया। डिटेल में एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि शायद वो बच्ची को खादगड़ा बस स्टैंड लेके गया था। खादगड़ा बस स्टैंड से बस बच्ची को गया के साइड में लेके चला हुआ था। उसी समय हमारी टीम ने गया पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और हमारी 2 या 3 टीम यहाँ से निकलने के बाद गया चली गई। गया में पहुँचने के बाद तकरीबन 35 या 40 जगह पर हम लोगों ने छापेमारी की और तकरीबन रात के 2:30 बजे हमने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। और रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोला के कोटले जंगल में पहुंचे हाथी झुंड में कुल 42 हाथी शामिल है। 3 झुंड में बचे हैं 42 हाथी। सूत्री के आसपास उत्पात मचा रही हैं। बता दें कि धान का बिचड़ा, रौंदा, मकई भी हाथियों ने खा लिया। वन विभाग की क्यूआरटी मौके पर मौजूद है। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हंगामे और तोड़फोड़ का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक तरफ जहां डॉक्टरों ने मारपीट और तोड़फोड़ के विरोध में ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रतिनिधि अजहरुद्दीन स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बीजेपी पर अस्पताल में हंगामा कराने और स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इधर डीसी और एसपी की ओर से 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। घटना को तो भाजपा वाले ने अंजाम दिया, सब सच तो सामने आ गया है। परिवार वाले का भी बयान रात में आया है कि किस तरह भाजपा वाले ने उन लोगों को उकसाया है, उन लोगों को ऑफर किया कि हम 20,000 रुपया देंगे, मंत्री जी के खिलाफ करो, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलो। पैसा का उन लोग को ऑफर किया और पैसा भी नहीं दिया। रात में तो उन लोग का भी बयान आया है। तो सब तो प्री प्लान्ड है इन लोग का। अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था बदलना है तो बदलने का तरीका है ना। डीसी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ बातचीत हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी आदमी तोड़फोड़ किए हैं, जो भी आदमी मारपीट किए हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी होगी और आप लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था किया जाएगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती और उसके गर्भ में बच्चे की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल में हुए हंगामे, तोड़फोड़ और दर्ज प्राथमिकी को लेकर बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को बीजेपी की जांच टीम के सदस्य और पूर्व मंत्री अमर बाउरी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोरेन जामताड़ा पहुंचे। दोनों नेताओं ने मृतक रीना देवी के परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। अमर बाउरी ने आरोप लगाया कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए राजनीतिक दबाव में बीजेपी जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मुकदमे से बीजेपी डरने वाली नहीं है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। स्वास्थ्य मंत्री के गृह सदर अस्पताल में ये घटनाएं हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री मामले को सुधार करने की जगह मामले को दबाने के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का दबाव बनाकर केस करने पे, मुकदमे करने पे, उनको जेल में डाल करके मामले को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता।
भाई स्वास्थ्य मंत्री जी आप समझ जाइए कि किसी भी हाल में नहीं हो सकता इरफान अंसारी जी, ये कोई मुगलिया शासन नहीं है। कि हम लोग जेल भरो का अभियान भी चलाएंगे और इसको हम लोग चुनौती के रूप में लिए हैं कि इस तरह का जो स्वास्थ्य मंत्री है नाकामी है और सब जगह का, चाहे वो चाईबासा का घटना हो, चाहे गुमला का घटना हो, चाहे रांची का घटना हो, आए दिन इस विभाग के क्या है घटना घटित होती आ रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग संभल नहीं रहा है, इसलिए इसको इस्तीफा देना चाहिए। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हंगामे और तोड़फोड़ का मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। डीसी और एसपी ने सदर अस्पताल पहुंचकर इलाज का जायजा लिया। डीसी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, वहीं एसपी ने हड़ताल कर रहे चिकित्सकों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। कर्मचारी संघ के लोगों से बात हुई है और उन सभी बिंदुओं पर जो पुलिस से अपेक्षित बिंदुओं को जो कार्रवाई होनी है वो की जाए। लोग सामान वगैरह टूटा है वो उन लोग से सूची हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअली बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद जुएल ओराम और बोनई विधानसभा के विधायक लक्ष्मण मुंडा शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, विधायक और डीआरएम ने मौके पर बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। भारत बनना तय है, उसमें बाकियों का भी काम चालू है, ये पहला हुआ है और बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर स्टेशन में कम से कम बाहर का माहौल काफी चेंज हो गया है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एमबीबीएस की सीट 180 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। नीट का रिजल्ट आने के बाद अब रिम्स ने एडमिशन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये पहला वर्ष होगा जब रिम्स में 250 सीटों के लिए स्टूडेंट का एडमिशन होगा। रिम्स के पीआरओ ने बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियम के मुताबिक किसी कॉलेज में 250 सबसे अधिक सीट होती है। इसे झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और नामांकन के लिए पूरी तैयारी का दावा किया। सचमुच ये एक उपलब्धि है रिम्स के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड जैसे राज्य के लिए कि अब हमारे यहाँ एमबीबीएस के सीट्स जो 180 थी इससे पहले, वो बढ़कर अब 250 हो गई हैं, 250 हो गई हैं। और एनएमसी के मानकों के हिसाब से ये मैक्सिमम है अभी के लिए कि 250 सीट से ज़्यादा किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकता। तो हम उस मैक्सिमम लेवल पर अभी हैं और निसंदेह ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए रिम्स प्रशासन और झारखंड सरकार, स्वास्थ्य विभाग सबका धन्यवाद भी है। और सब लोगों ने काफ़ी दिन से हम प्रयासरत थे कि 250 सीट हो जाए। इसके लिए हमारी जो तैयारी है वो हम लगभग सारी चीज़ों के कंप्लायंस को मीट कर रहे हैं। कहीं कहीं पर जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनका आकलन किया जा रहा है और उनको भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। गढ़वा के छात्र ज्ञानेंद्र गर्व नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बने हैं। गढ़वा एसडीएम मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व की इस सफलता पर परिवार के साथ पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। पहली बार नीट परीक्षा रद्द होने के बाद ज्ञानेंद्र मायूस हुए थे, लेकिन मां और पिता ने हिम्मत बढ़ाई, जिसके बाद ज्ञानेंद्र ने और बेहतर तैयारी की, जिसका नतीजा आज सामने है। पिता भी अपने बेटे की इस उपलब्धि पर काफी खुश दिखे। ज्ञानेंद्र का लक्ष्य एक अच्छा डॉक्टर बनना है ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। और जब कैंसिल हुआ तो मुझे लगा कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ इस एग्जाम के लिए और फिर मुझे वापस देना पड़ेगा इसी सेम एग्जाम को। डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा था, बट फिर कोचिंग में एग्जाम्स वापस शुरू हो गए और फिर एग्जाम्स देते देते मेरा वापस मूड आ गया पढ़ाई का, फिर मैं पढ़ाई का रिदम में वापस आ गया। इसके पीछे श्रेय किसका है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलता है दो चीज़ें हैं। एक है मेरे जो दोस्त हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो सब मेरा मोटिवेशन हाई रखते थे। सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा वापस भी अच्छा ही जाएगा, तुमको नहीं पूरा सोचना चाहिए। और दूसरा मैं बोलूँगा कोचिंग में जो एग्जाम्स होते थे वो मुझे बहुत हेल्प किए। कड़ी मेहनत की है और पिछला इंटरमीडिएट का परीक्षा में भी 99% नंबर इन्होंने लाया है और फैमिली के टॉपर रहे हैं।
बायो मैथ दोनों स्ट्रीम मिला करके। और राज्य में भी हम जहाँ तक हमको याद है दूसरा स्थान इनका आया है। और इसके बाद नीट एग्जाम में पिछली बार भी इनको 715 अंक आया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि क्वेश्चन लीक हुआ। बोकारो में बेखौफ चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में सेल कर्मी के बंद घर को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात सहित करीब 3.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। घटना सेक्टर 12C की है। गृहस्वामी वकील प्रसाद महली परिवार के साथ गांव गए थे। जब लौटे तब घर का सामान बिखरा मिला। वारदात के बाद चोर अपने साथ लाया दूसरा ताला लगाकर फरार हो गए ताकि चोरी का पता देर से चल सके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी है। सेक्टर 12 थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 12C में एक बंद घर में चोरी की घटना को खारिज किया गया है। पुलिस त्वरित वहां पहुंचकर जांच कर रही है, सीसीटीवी को खंगाल रही है और कितने का चोरी हुआ इसका आकलन कर रही है। हम लोग जल्द ही चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना है एक मंगलसूत्र, कान का बाली और कुछ कैश है। बाकी पुलिस उसका आकलन कर रही है, जो परिजनों द्वारा दिया जाएगा उसके आधार पर हम लोग कान दर्ज कर अगली कार्रवाई करेंगे। सर, रात का घटना विशेषकर बोला जा रहा है कि दूसरा ताला लगा दिया गया है, ताला तोड़कर। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। खबर दुमका से है, जहां जरमुंडी थाना क्षेत्र के जरमुंडी नोनीहाट मुख्य पथ पर घोर टोपी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने 6 साथियों के साथ बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। शुक्रवार सुबह सभी युवक 4 बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घोर टोपी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वही मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब पुलिस को बिना सूचना दिए शवों को एम्बुलेंस से भागलपुर ले जाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने एम्बुलेंस को वापस बुलाया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। अगली खबर सरायकेला से है, जहां सरायकेला खरसावां के चांडिल से नीमडी और धनबाद बोकारो पश्चिम बंगाल जाने वाली सड़क पर रोज भारी जाम लग रहा है। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में 3 रेलवे फाटक होने की वजह से मालगाड़ियों के गुजरने के दौरान फाटक लंबे समय तक बंद रहते हैं। इससे ट्रकों और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम के कारण एम्बुलेंस भी फंस जाती है। फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं होने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। बहुत हम लोग यहाँ पर फंसे जाते हैं। बस हम लोग कनेक्टर है बस का, बहुत हालत खराब हो जाता है। हम लोग का टाइम छूट जाता है, सब कुछ हो जाता है। कितना घंटा तक जाम? बहुत जैसे मनमाना जाम है, घंटों जाम होता है। यहाँ पर पेशेंट भी आएगा तो मर जाएगा। गेट नहीं खुलने वाला है, जाम क्लियर नहीं होने वाला है, बहुत जाम हो रहा है यहाँ पर। खुले बोला खोलेगा, देखिए खुलता है कि नहीं, कब खुलेगा भगवान। बहुत जाम लगती है, बहुत रोजाना की बात है, एक दिन की बात नहीं है। बराबर जाम रहता है, परेशानी होती है, बहुत परेशानी। टोटल बंद हो जाता है। हम लोग करीब बस जो है पटमदा होके चलती है इस जाम की वजह से। ये रोड कहाँ जाती है? ये धनबाद, बोकारो, पुरुलिया। रांची से आती है? नहीं, रांची नहीं, आपका टाटे। चांडिल से नीमडी की ओर आप जा रहे हैं तो आपको महाजाम का सामना करना पड़ेगा। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाटक है और फाटक के पास आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबी जाम जो है वो लगी हुई है। लगातार यहाँ पर इसी तरह स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक फाटक है और फाटक में लगातार ट्रेनों को जो है पार कराया जाता है और उसके बाद फाटक को घंटों जाम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हजारों गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरह से कतारबद्ध होकर यहाँ पर लाइन लग जाती है। और यहाँ की रोड की स्थिति आप देख सकते हैं कि काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और दूसरी तरफ जाम, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी, लंबी कतार की वाहनों की जो जाम है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर मरीज जब एम्बुलेंस में फंसते हैं तो उनकी जान चली जाती है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रोजाना इसी तरह की हालात यहाँ पर देखने को मिलती है। जब चांडिल से जब आप नीमडी की ओर बढ़ते हैं तो ये बंगाल, धनबाद और बोकारो को जोड़ती है। हालांकि एक नया फ्लाईओवर बनकर तैयार है, बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ट्रक और टेलर है जो बोकारो, धनबाद और बंगाल और धनबाद जाते हैं, उनको
घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब देखना यह है कि लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने के बाद इस महाजाम से लोगों को कब तक निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए चांडिल से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग में सामान्य से कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। समय पर बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखने लगे हैं और रोपाई का काम भी प्रभावित हो रहा है। खेतों में नमी की कमी, जल स्रोतों का घटता जलस्तर और सिंचाई की परेशानी ने खेती पर संकट खड़ा कर दिया है। किसान अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि धान की फसल को बचाया जा सके। सोचने से बाहर हो रहा है। क्या हो रहा है? बिछड़ा की स्थिति एकदम खत्म हो गया। बिछड़ा मतलब मर रहा है पूरा। जो आंकुर आया था, बिछड़ा लगाए थे, पूरा सूख करके मरवा के गिर रहा है खेत में, एकदम पूरा खत्म हो गया। जाते हैं, देखते हैं कि बैठ करके रोना शुरू कर देते हैं कि कैसे क्या होगा। मौसम के बेरुखी का असर सीधे तौर पर किसानों के खेतों में देखने को मिल रहा है। हजारीबाग के अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं और किसानों के द्वारा जो है वो धान का जो बीजा होता है उसकी बुआई की गई है। बता दें कि जब यह धान का बुआई के बाद यह जो बिहन बड़ा होगा, इसके बाद जो है धान की कहीं ना कहीं जो रोपनी है या फिर कहने की रोपन का जो कार्य है वो खेतों में किया जाता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कई दिनों से वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है, इस वजह से किसान के खेतों में जो आपको मोटी मोटी दरारें नजर आ रही होगी। इस वजह से जो बिहन है वो पीला पड़ने लगा है। किसान बताते हैं कि उन्होंने जो है कर्ज लेकर जो है वो धान की खेती की थी और इस तरीके से जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है, बारिश नहीं हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो है किसानों को एक बड़ा नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। किसान बताते हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में तो नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो जो किसान है वो कर्ज के जो है वो बोझ भी उनको झेलना पड़ सकता है। किसानों ने मांग किया है कि इस और जो है जिला प्रशासन और सरकार ध्यान दे और उन्हें जो है क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध करवाने का काम करे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। क्या स्कूल अब बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बनते जा रही है? क्या एक सरकारी आवासीय स्कूल में छात्र को हाथ पैर बांधकर बेल्ट से पीटा जा सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगती? धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय से आई घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद के स्कूल में टॉर्चर, छात्र की बेल्ट से पिटाई, रैगिंग या कुछ और? वायरल वीडियो की इनसाइड स्टोरी। बड़ा सवाल, स्कूल में सुरक्षा या सजा? क्या स्कूल बना डर का अड्डा? जी हां, जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ने और सुरक्षित भविष्य बनाने आते हैं। लेकिन धनबाद के निरसा स्थित इस स्कूल में एक छात्र के साथ जो हुआ, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि 10वीं के छात्र के हाथ पैर बांधकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में स्कूल पहुंच गए। स्कूल गेट के बाहर धरना शुरू हो गया। दूसरे के मोबाइल से कॉल किया, बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिलके 5 लड़का मिलके 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक तो बेल्ट से मारा हुआ है, हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भिजवाए, नहीं ये लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का तो आया, आके दिखा, हम देखे यहाँ चोट, हम बोले क्या हुआ बेटा चोट? ना हाँ चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को, उसका वीडियो भी हुआ है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने परिसर में शिक्षकों पर शराब पार्टी किए जाने तक के आरोप लगाए और प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पहले एक कांड और हुआ था यहाँ, उसको चीप के मारा था, उसको तालाब में फेंक दिया, ये लोग केस को रोफा दफा कर दिया। दूसरा इसको बेल्ट में मार के इसको बेहालत कर दिया। आप सुनिए, यहाँ इतना मास्टर है, यहाँ इतना गार्ड है, यहाँ इतना
प्रिंसिपल है, फिर भी इसको देखिए यहाँ जो इतना बड़ा कांड हो रहा है। आप चाहते हैं किस क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ सबसे बड़ा प्रिंसिपल को सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में रैगिंग की पुष्टि नहीं हुई है। छात्रों के बीच किसी गेम में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। ये जांच में क्या पाए हैं? जांच में रैगिंग का मामला बिल्कुल नहीं है। वो लोग को पैसा के लेके आपसी विवाद है, कुछ गेम वगैरह भी खेलता था ये लोग, समझे कि नहीं, और उसी को लेके ये लोग का विवाद हुआ और उसी कारण उसको दोषी मानकर उसको मारपीट किया गया। नहीं लगता स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में चूक है? वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे 4 छात्रों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि वे दोबारा विद्यालय में प्रवेश न ले सकें। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वहाँ तो सर और बहुत सारा बच्चा था सर उस हाउस में, जिसमें 5 बच्चा ही ऐसा किया है, इसलिए रैगिंग का मामला तो नहीं हो सकता। लेकिन स्कूल के बाहर बैठे परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जब तक स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगेगी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पूरा विद्यालय प्रबंधन का बहुत लापरवाही है, और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो वार्डन है, सब सारे लोग दोषी इसमें है। और बच्चा के साथ इस ढंग से पहले सुनने के 6 महीना पहले भी एक घटना घट गई। पूरा यहाँ का व्यवस्था चेंज होना चाहिए। 4 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया, 6 छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई से स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और अगर हॉस्टल के अंदर ही छात्र सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर अभिभावक अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ें? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।